हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। किस तरीके से अपने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाएं ताकि कोई जो पेस्ट उसको परेशान कर रहा है, उसकी यील्डिंग को कम कर रहा है, उसके अगेंस्ट उसके बॉडी में क्या हो सके, जीन प्रेजेंट हो सके। वो भी किसकी मदद से, हम लोग बायोटेक की मदद से ऐसा कर रहे हैं ताकि प्लांट को जैसे ही पेस्ट खाने आए वो खुद मर जाए। ठीक है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यहाँ पे लिखा गया है सेवरल नेमेटोड्स पैरासाइट ए वाइडली वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ढेर सारे नेमाटोड्स होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एस्कलमेंथिस के मेंबर जो एज अ पैरासाइट हो सकते हैं प्लांट एनिमल के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के लिए भी। ठीक है, नेमाटोड जिसका नाम है मिलाइनोगाइनी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट एंड कॉजेज द ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड। ठीक है, एक नेमाटोड है, ठीक है, एक एस्कलमेंथिस का मेंबर है जो कि पैरासाइट है, जिसका नाम क्या है, मिलाइनोगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, ये क्या करता है, टोबैको प्लांट के रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से उसकी यील्डिंग, जो टोबैको प्लांट की यील्डिंग है, उसकी क्रॉप की यील्डिंग है, वो कम हो जाती है। ठीक है, A novel strategy was adopted to prevent this infection, which was based on the process of the RNA interference RNAi। ठीक है, इस चीज़ को टैकल आउट करने के लिए हमने एक अच्छा सा स्ट्रेटजी अपनाया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पैरासाइट है उसको ख़त्म कर सके और जो हमारे टोबैको में जो बीमारी लग रही है उसे रोक सके। ठीक है, उसके लिए हमने कौन सा प्रोसेस अपनाया है, आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब यहाँ पे आरएनए को रोका जाएगा, किसके, निमेटोड के, ताकि वो आगे ट्रांसलेशन ना कर सके, उसको साइलेंस किया जाएगा। ठीक है, RNAi take place in all the eukaryotic organism as a method of cellular defense। ठीक है, जो RNA इंटरफेरेंस नाम का जो मैकेनिज्म है, ये सारे यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है एज अ सेलुलर डिफेंस। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो जीन होती हैं, जो DNA होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जंपिंग जीन की तरह काम करने लगते हैं। उसे क्या बोलेंगे, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, या फिर हम बोलेंगे जंपिंग ए जीन। ठीक है, वो क्या करता है, वो डीएनए कट के हमारे दूसरे डीएनए के पास जाके वहाँ पे क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, देन वो डीएनए बनाएगा, जिससे क्या होगा, वहाँ के सीक्वेंस रीड करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो आरएनए मैकेनिज्म है, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस जो मैकेनिज्म है, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास होता है एज अ सेलुलर डिफेंस के लिए। ठीक है, These methods involve the silencing of specific mRNA due to the complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent the translation of the mRNA silencing। ये जो मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा स्पेसिफिक mRNA बनता है, जो हमारा बोल सकते हैं सेंट्रोडोग्मा से क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ, हमारा डीएनए है, डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है सेंट्रोडोग्मा में। अगर मैं बोलती हूँ डीएनए से क्या बन रहा है, हमारा एमआरएनए बन रहा है, बट ये कौन सा स्ट्रैंड होगा, सेंस वाला स्ट्रैंड होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, एमआरएनए को बनाता है। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, कि स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए। तो हमारा सेंस एमआरएनए बन गया और हम इसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और हमको एमआरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन होगा, जो अपने पर्टिकुलर जीन के जो कैरेक्टर हैं वो एक्सप्रेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तभी इन्फेक्शन या तभी कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, जब ट्रांसलेशन होगा कम्प्लीटली। तो हम बोल सकते हैं जो आरएनए इंटरफेरेंस है ना, ये क्या करता है, जो स्पेसिफिक एमआरएनए, जो ये एमआरएनए बन रहा है ना, इसी के साथ आके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, इसी के साथ क्या बनाता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाता है। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए जहाँ बन गया, वहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो इस तरीके से हम रोक सकते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक एमआरएनए की जो भी वहाँ पे आगे प्रोडक्ट बनने वाले थे, मान लीजिए किसी निमेटोड का है, किसी हम बोल सकते हैं किसी वायरस का है जीनोम, ठीक है, जो बीमारी कॉज करने वाला है, वो कॉज तभी कर पाएगा जब वो ट्रांसलेशन कर पाए। अगर मैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक दूँ तो उससे क्या होगा, आगे वो बीमारी नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द सोर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय द वायरसेस हैविंग द आरएनए जीनोम। ठीक है, अगर जो ये बोला जा रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक आरएनए आएंगे जिनसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री करके उन्हें रोकना है, या तो किसी वायरस के द्वारा, किसी वायरस के पास जिसका जीनोम अगर आरएनए वो इन्फेक्शन करता है, उसको रोक सकते हैं हम आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से। और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं जंपिंग जीन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप जंपिंग जीन, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोसन्स दैट रिप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। देखिए,
ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आ रहे हैं या तो किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है जिसका जीनोम आरएनए हो, या तो बॉडी के ही डीएनए में, या फिर बोल सकते हैं बॉडी का ही एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट है जो जंप करके किसी एक सेल से दूसरे सेल में चला गया है, और वो डीएनए अब क्या करेगा, ठीक है, वो डीएनए अब क्या करेगा, मैं यहाँ पे बताती हूँ इसको। वो डीएनए अब देखिए इसका डीएनए क्या करेगा, वो पहले क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, एंड दिस आरएनए से, इस आरएनए से दोबारा से क्या बनाएगा, डीएनए, और ये डीएनए जाके चिपक जाएगा दूसरे सेल के डीएनए से, और जब ये दूसरे सेल के डीएनए से जब ये जाके चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, तो वहाँ के बोल सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो खराब हो जाएंगे, म्यूटेशन एक तरह का हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, जो आगे चल के डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इनको भी सही करने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस की मदद लेते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर कहीं भी हो सकता है, इसीलिए जो आरएनए इंटरफेरेंस नाम का जो मैकेनिज्म है ऑलरेडी जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है पहले से ही, ठीक है, क्योंकि ये सेलुलर डिफेंस प्रोवाइड करता है। अगर सेल में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो वो खुद आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से इनके जो आरएनए हैं, ठीक है, जो इनके आगे चल के इस डीएनए के जो एमआरएनए बनेंगे उनको रोक दिया जाएगा, ठीक है, आगे इनके प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो टोबैको प्लांट होते हैं ना, उनके रूट्स में यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से नोड्स बन जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टोबैको रूट नोड डिसीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि रूट में क्या हो जा रहा है, गांठ जैसा बन जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पैरासाइट जो है यहाँ पे वो कौन है, हमारा यहाँ पे मेलेनोगाइनी इंकॉग्निशिया है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे टोबैको प्लांट के रूट में छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी यील्डिंग कम हो जाती है, ठीक है, जितनी यील्डिंग होना था उतना हो नहीं पाता और हमारा क्रॉप वेस्ट हो जाता है। बस इसी पैरासाइट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म को अपनाते हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसा कि हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम वेक्टर कौन सा लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियम, जो कि हम पहले से जानते हैं। अगर हम प्लांट में कर रहे हैं तो हम यही वेक्टर लेंगे, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इसी निमेटोड का हम क्या कर रहे हैं, इसी निमेटोड का हम स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहले से ही अपने टोबैको प्लांट में, पहले से ही, ठीक है। इस निमेटोड के जो स्पेसिफिक जीन है जो आगे चल के सच में एक्चुअल इन्फेक्शन कॉज करने वाले हैं हमारे टोबैको रूट में, हम उसी के स्पेसिफिक जीन को पहले से ही थोड़ा सा चेंज करके हम इसको पहले से ही अपने प्लांट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। बट लेकिन इसको इस तरीके से करेंगे कि ये जो जीन है ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। इसको हम इस तरीके से करेंगे कि आगे चल के जब ये आरएनए बनाए तो ये कैसा बनाए, डबल स्टैंडर्ड बनाए। डबल स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे सेंस वाला भी हमारा आरएनए का स्टैंड हो और दूसरी साइड हमारा क्या हो सके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंटी सेंस वाला, जो एंटी सेंस होगा ये वाला भी स्टैंड यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहे हैं, ठीक है। ये पहले से हम ये बना के रख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने निमेटोड, जो ये बीमारी कॉज करने वाला जो निमेटोड है जिसका नाम है मेलेनोगाइनी इंकॉग्निशिया, उसी का वो स्पेसिफिक जीन निकालते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे टोबैको प्लांट के रूट में, ठीक है। तो मैं उस जीन को निकालती हूँ, इस तरीके से निकालती हूँ कि मैं यहाँ पे वेक्टर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशियम, ठीक है। उसके साथ में इसको जोड़ के प्लांट की बॉडी में डाल दिया मैंने, टोबैको प्लांट की बॉडी में। तो इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा डबल स्टैंडर्ड जो यहाँ पे डीएनए होगा, ठीक है, ये आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो मैं इस तरीके से कराऊंगी कि यहाँ पे दोनों सेंस बोल सकते हैं, बोथ सेंस ऑफ एमआरएनए यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंस आरएनए भी बनेगा और यहाँ पे एंटी सेंस भी बनेगा, ठीक है। हम जब ये इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो यहाँ पे बोल सकते हैं डाइसर, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ जो डाइसर है, डाइसर क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है, ये देखता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये क्या करेगा, क्लीवेज, ठीक है, ये क्या करेगा, क्लीव्ड करेगा या क्लीवेज करेगा, क्लीव्ड दी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। जो डाइसर होगा ये क्या करेगा, क्लीव्स करेगा, में छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, ठीक है। हमारे जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये देखिए इस तरीके से इसको तोड़ेगा। मैं इसका दूसरा, ये वाला हमारा सेंस है, ये एंटी सेंस वाला है, ये देखिए इस तरीके से छोटा छोटा क्लीवेज कर दिया, ठीक है। ये क्लीवेज हो गया। देन क्या होगा, अब इस क्लीवेज को कोई रिकॉग्नाइज करेगा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसको पहचानेगा रिस्क, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या करेगा, इनको रिकॉग्नाइज करेगा, इनको पहचानेगा कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, आरएनए देखने को मिल रहे हैं। और ये क्या हो गए, ये बोलेंगे एसआई आरएनए। एसआई आरएनए का मतलब होता है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। एसआई आरएनए को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गए, फ्रैगमेंट हो गए थे, क्लीवेज हो गए थे, किसके द्वारा हुए थे, डाइसर के द्वारा। ठीक है, अब क्या हो गए, छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट है एसआई आरएनए को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड। कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्क रिकॉग्नाइज किया। अब वो क्या किया, उसने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे उसने ये जो यहाँ पे सेंस वाला एमआरएनए है, ये जो सेंस वाला यहाँ पे बोल सकते हैं एमआरएनए है, इसको क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा, इसको खा जाएगा या इसको रिमूव कर देगा। इसको क्या करेगा, यहाँ पे मैंने लिखती हूँ रिस्क क्या करेगा, क्लीव्ड, या बोल सकती हूँ रिमूव या साइलेंस, कुछ भी शब्द इस्तेमाल करिए। सेंस एमआरएनए, ठीक है, वो क्या करता है, सेंस एमआरएनए को क्या करेगा, खत्म कर देगा, जिसकी वजह से अब हमारे जो प्लांट है, ठीक है, जो हमारा टोबैको प्लांट है, उसके पास पहले से क्या बन के रखा हुआ है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंटी सेंस वाला। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, हमारा एंटी सेंस एमआरएनए प्रेजेंट है हमारे प्लांट में। एंटी सेंस यहाँ पे बोल सकते हैं आरएनए हमारे प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक्चुअल में जब इन्फेक्शन होगा किसके द्वारा, वो जो असली वाला निमेटोड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मेलानोगाइन कॉग्निशिया, जब एक्चुअल में इन्फेक्शन करेगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्चुअल इन्फेक्शन, एक्चुअली इस कलर से, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्चुअल इन्फेक्शन बाय निमेटोड। ठीक है, निमेटोड, जब वो एक्चुअल इन्फेक्शन करेगा तो उसकी बॉडी में क्या है, ये मान लीजिए निमेटोड है, उसकी बॉडी में क्या है, डीएनए है। ठीक है, डीएनए से वो क्या बनाएगा, सेंस वाला क्या बनाएगा, वन स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, उसने बनाया और उसने क्या किया, इन्फेक्शन कॉज किया। ठीक है, किसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, हमारे जो पेस्ट रेजिस्टेंट अब टोबैको प्लांट बन चुका है उसमें कर रहा है। ठीक है, उसमें कर रहा है, तो अब हमारे पास पहले से कौन वाला प्रेजेंट है, एंटी सेंस वाला प्रेजेंट है। जो एंटी सेंस वाला यहाँ पे बोल सकते हैं एमआरएनए है, ये क्या करेगा, इनके सेंस वाले आरएनए के साथ हमारा एंटी सेंस वाला आरएनए क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे आरएनए बना लेगा इस तरीके से। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। इनका ये सेंस वाला एमआरएनए था ब्लैक वाला, और जो मेरा ये पर्पल वाला कलर का है जो ये हमारा कौन सा है, एंटी सेंस आरएनए है, जो कि पहले से हमारे प्लांट के अंदर मैंने डाल के रखा है। ठीक है, ये कंबाइन करके डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे बोल सकते हैं आरएनए बन जाएगा। एंड देन इसके बाद क्या होगा, डाइसर फिर से इनको पहचानेगा। ठीक है, कौन पहचानेगा, डाइसर। ठीक है, इसको क्या करेगा, डाइसर फिर से इनको क्लीवेज कर देगा इस तरीके से, यहाँ पे छोटे छोटे क्या बनाएगा, एसआई आरएनए, वही सेम प्रोसीजर चलेगा, एसआई आरएनए बनाएगा, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बनाएगा। देन इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसको रिस्क रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पे बोलेंगे आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। देन ये क्या करेगा, ये जो हमारा सेंस आरएनए है उसको क्या करेगा, साइलेंस कर देगा या रिमूव कर देगा। ठीक है, खत्म कर देगा, जिसकी वजह से अब फिर से हमारे पास कौन बचा, एंटीसेंस। और ये जो है आगे चल के ट्रांसलेशन प्रोसेस को, जो प्रोटीन है इसको रोकेगा। क्यों ये प्रोटीन को बनना ही रोकेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंस एमआरएनए है निमेटोड का, वो तो डाइजेस्ट हो गया, वो तो खत्म हो चुका है रिस्क के द्वारा, तो इसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। और ये जो प्रोटीन बनाता निमेटोड उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था, मीन्स बोल सकते हैं उसके लिए सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर वो प्रोटीन नहीं बना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा निमेटोड। तो इसके लिए प्रोटीन नहीं बना तो अब क्या होगा, हमारा जो निमेटोड है जो बीमारी कॉज कर रहा है, ये खुद क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा जो टोबैको प्लांट है उसके रूट में क्या होता था, एक पैरासाइट था निमेटोड जिसका नाम है मेलानोगाइन इनकॉग्निशिया, वो बीमारी कॉज कर देता था, वो रूट्स में लग जाता था इस तरीके से और गांठ बना देता था। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करके, जिसकी वजह से हमारी टोबैको प्लांट की यील्डिंग कम हो गई थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इस तरीके से हुआ तो हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है कभी ना कभी पूरा कम हो जाएगा। इसको सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनके पास क्या है, मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस का। अगर मान लीजिए किसी बोल सकते हैं कोई आरएनए जीनोम का हमारा वायरस है किसी यूकैरियोटिक सेल में गया, तो उसको साइलेंस करने के लिए हमारा आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म चलता है। या इवन हमारे सेल के ही अगर डीएनए के छोटा सा टुकड़ा किसी दूसरे सेल के डीएनए पे जाके चिपक गया, डीएनए से आरएनए बनाया एंड देन फिर वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं यहाँ पे डीएनए बनाया, तो उसको रोकने के लिए भी आरएनए इंटरफेरेंस हमारी बॉडी या यूकैरियोटिक सेल में ये नेचुरल
नेचुरली प्रेजेंट है सेलुलर डिफेंस के लिए। बस साइंटिस्ट ने सोचा कि यही सेम मेथड अपना के हम क्या कर सकते हैं, टोबैको प्लांट में जो बीमारी लग रही है उसे रोक सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने यहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल किया जिसका नाम एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट। हम जानते हैं प्लांट में ये क्या करते हैं, वैसे तो ये बीमारी कॉज करते हैं ट्यूमर का, लेकिन हम इसे डिसआर्म पैथोजन, मतलब इसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी उसे खत्म कर दी, इसको डिसआर्म कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी, वो जीन नहीं प्रेजेंट है, बट हाँ वही मैकेनिज्म अपनाएगा। ठीक है, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। हमने क्या किया, इस निमेटोड का स्पेसिफिक जीन कहाँ से निकाले हैं, निमेटोड से उसके स्पेसिफिक जीन को उठाया और कहाँ डाल दिया हमने अपने प्लांट के अंदर डाल दिया, हमारे टोबैको प्लांट के अंदर हमने डाल दिया। जो उसका स्पेसिफिक जीन है हमने इस तरीके से उसके अंदर चेंजेस किए हैं कि जब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए अंदर जाएगा तो जब वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये दोनों सेंस एमआरएनए की बनाएगा, सेंस एमआरएनए बनाएगा जो सच में यहाँ पे ट्रांसलेशन करता और एंटी सेंस वाला भी बनाता। तो ये कैसे हो गया, डबल स्टैंडर्ड हमारे आरएनए बन गए। जब बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो डाइसर जो होता है वो क्या करता है, उनको डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे आरएनए को छोटे छोटे टुकड़े में क्लीवेज कर देता है, टुकड़ा बना देता है, उसे हम बोलते हैं एसआई आरएनए। एसआई आरएनए का मतलब होता है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बनाता है। देन ये जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, रिस्क। रिस्क का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ये छोटे छोटे एसआई आरएनए में जो यहाँ पे बोल सकते हैं सेंस वाला आरएनए है, ठीक है, जो सच में एक्चुअल में ट्रांसलेशन करने वाला था, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, उसको रिमूव करेगा। देखिए क्लीवेज एंड रिमूव द सेंस एमआरएनए। ठीक है, जो सेंस वाला है, जो सच में ट्रांसलेशन करता है, उसे खत्म कर देता है और यहाँ पे सिर्फ एंटी सेंस वाला बचता जो कि ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये बना के हमने रख दिया अपने टोबैको प्लांट के अंदर। अब हमारा टोबैको प्लांट क्या है, पीस रेजिस्टेंट है। जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा निमेटोड के द्वारा, ठीक है, वो तो क्या करेगा, वही सेम स्ट्रेटजी अपनाएगा, डीएनए से बोल सकते हैं सेंस वाला एमआरएनए बनाएगा। देन वो चाहता है ट्रांसलेशन करना ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डीएनए से क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन मेथड से। लेकिन जो इसका एमआरएनए वो सेंस वाला है और हमने पहले से ही अपने टोबैको प्लांट के बॉडी में एंटी सेंस वाला बना के रखा है। तो जैसे ये सेंस आरएनए बनाएगा तो हमारा जो एंटी सेंस वाला होगा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, देन क्या होगा, डाइसर फिर से रिकॉग्नाइज करेगा, इनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देगा जिसे हम बोलेंगे एसआई आरएनए। देन क्या होगा, रिस्क फिर से आएगा, इसमें जो बोल सकते हैं साइलेंसिंग वाला होगा। ठीक है, जो सच में एक्चुअली ट्रांसलेशन करता है वो वाला जो आरएनए का फ्रेगमेंट है उसे डाइजेस्ट कर जाता है, उसे रिमूव कर जाता है। फिर से क्या बचता है, एंटीसेंस जो कि ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो निमेटोड है इस बार फेल हो चुका है, इस बार वो ट्रांसलेशन नहीं करा पा रहा है क्योंकि उसका एमआरएनए तो खत्म हो गया, उसका एमआरएनए जो था सेंस एमआरएनए वो बाइंड कर गया, या बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया किसके साथ, एंटीसेंस के साथ, जिसकी वजह से उसका पूरा डाइसर के थ्रू या रिस्क के थ्रू सब कुछ खत्म हो चुका, वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाया और एक्चुअल में निमेटोड की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम अपने प्लांट को क्या बना सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, अब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं दिया है, जो मेन है मैं उसको भी बाद में बता दूंगी। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। ठीक है, हमने क्या इस्तेमाल किया है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल किया है। निमेटोड स्पेसिफिक जीन, जो निमेटोड के पास स्पेसिफिक जीन था जो सच में इन्फेक्शन कॉज करता, वो वाला जीन हमने निकाल लिया। वे आर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। हमारा होस्ट प्लांट कौन है, टोबैको प्लांट है। टोबैको के कौन से सेल में हमने डाला है, रूट में। ठीक है, रूट में इन्फेक्शन हो रहा है। द introduction of the DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell। ठीक है, हम इस तरीके से इस जीन में मॉडिफिकेशन किए, जो हमने निमेटोड से स्पेसिफिक जीन निकाला है, इस तरीके से हम इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं कि ये क्या करेगा, सेंस और एंटीसेंस RNA दोनों बनाएगा हमारे होस्ट बॉडी में, टोबैको प्लांट के अंदर। ठीक है, दिस टू RNA being complementary to each other form a double stranded RNA that initiate the RNA interference, thus silence the specific mRNA of the nematode। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में बस 2 ही लाइन में लिख के खत्म कर दिया है। बोला है कि जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस नाम का मैकेनिज्म चलेगा और देन ये क्या करेगा, आरएनए इंटरफेरेंस वो साइलेंस कर देगा, जो यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्पेसिफिक यहाँ पे साइलेंस एमआरएनए था उसको रोक देगा जब निमेटोड यहाँ पे इन्फेक्शन करेगा, ताकि वो ट्रांसलेशन ना कर पाए। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग द स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। फिर रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि जो पैरासाइट है, जो निमेटोड है, वो अब सर्वाइव नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो इसका सेंस आरएनए है उसको आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू खत्म कर दिया गया, उसका ट्रांसलेशन नहीं करने दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी प्रोटीन नहीं बन पा रही और वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा अपने होस्ट प्लांट में। ठीक है, द ट्रांसजेनिक प्लांट therefore got itself protected from parasite। इसी तरीके से हमारा जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, टोबैको प्लांट है, इसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है अपने पैरासाइट से। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिया है, ये देखिए
इस डायग्राम में हम देखते हैं कि किस तरीके से जब हमारा ट्रांसजेनिक यहाँ पे टोबैको प्लांट बन गया है, तो अब यहाँ पे जब एक्चुअल में इन्फेक्शन हो रहा है निमेटोड के द्वारा, तो देखिए 5 दिन बाद भी उसके रूट्स क्या है, वैसे की वैसे पड़े, वहाँ पे अब गांठ नहीं बन रही, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, पहले बीमारी इस तरीके से लग रही थी जब यहाँ पे कोई भी टोबैको प्लांट के पास कोई भी रजिस्टर्ड नहीं था निमेटोड के अगेंस्ट, ठीक है, इस तरीके से बीमारी लग रही थी। लेकिन जब इसके अंदर वो जीन पहले से हम डाल दिए, निमेटोड स्पेसिफिक जीन, जो आगे चल के डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे आरएनए बना रहा है, फिर यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म चल रहा है, डाइजर आके काट रहा है छोटे छोटे भाग में, क्या बना रहा है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बना रहा है, देन रिस्क आके उसको क्या कर रहा है, जो साइलेंस कर रहा है, किसको, सेंस एमआरएनए को खत्म कर रहा है। तो पहले से हमने प्लांट की बॉडी में, जो हमारा होस्ट प्लांट है, टोबैको प्लांट है, उसकी बॉडी में हमने पहले से ही एंटी सेंस वाला आरएनए बना के रखा। जब एक्चुअल में यहाँ पे निमेटोड के द्वारा इन्फेक्शन होगा, वो तो अपना सेंस एमआरएनए लेके जाएगा, क्योंकि उसको प्रोटीन बनाना है, ठीक है, ताकि वो अपने पैरासिटिक वाले जो जीन है उनको एक्सप्रेस कर सके, बीमारी को तभी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले से ही एंटी सेंस वाले जो यहाँ पे ऑलरेडी आरएनए बना के रखे हैं, जब वो एक्चुअल में इन्फेक्शन करेगा निमेटोड, तो वो क्या बनाएगा, सेंस एमआरएनए बनाएगा, और जो हमारा एंटी सेंस आरएनए है वो जाके इससे कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देगा। देन फिर से डाइजर आएगा, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा, ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, क्लीवेज कर देगा, उसे क्या बोलेंगे, एसआई आरएनए, मींस स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बोलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद रिस्क आएगा, वो क्या करेगा, ये फिर से जो यहाँ पे सेंस वाला, ठीक है, जो यहाँ पे सेंस वाला आरएनए है उसको क्या करेगा, क्लीवेज करके हटा देगा, फिर से यहाँ पे एंटी सेंस वाला ही बना रहेगा, जो कि हम पहले से बना के रख चुके हैं अपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में। तो यहाँ पे निमेटोड अपने जो एमआरएनए, सेंस वाला जो एमआरएनए, उससे प्रोटीन नहीं बना पाया, जिसकी वजह से वो अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा टोबैको प्लांट में। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट रूट आफ्टर 5 डे आफ्टर डिलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू द नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है, 5 दिन बाद भी हमने देखा जो हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट है, जिसके अंदर हमने पहले से ही स्पेसिफिक जीन डाल चुके हैं, वो 5 दिन बाद भी उसमें कोई इन्फेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है निमेटोड के द्वारा। अब वो प्रोटेक्टेड है, किसकी वजह से, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, पहले आपको देखना है कि कौन है जो बीमारी कॉज कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस जगह पे कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म है और किस तरीके से रोका जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा होस्ट है, जहाँ पे बीमारी हो रही, जो परेशान है, वो क्या है, टोबैको प्लांट है, ठीक है, उसके रूट में प्रॉब्लम हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कौन कॉज कर रहा है इसको, निमेटोड, उसका नाम क्या है, निमेटोड है, ये क्या है, एस्कहेलमिंथिस का मेंबर है, ठीक है, ये हेलमिंथिस है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, उसका नाम मेलेनोगाइनी इनकॉग्निशिया है, जो रूट में लग जा रहा है, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट की इल्डिंग, ठीक है, कम हो रही है। तो हम चाहते हैं कि मेरी इल्डिंग खराब ना हो, मैं इस पैरासाइट से छुटकारा दिलवाना चाहती हूँ इस प्लांट को। तो मैं क्या करती हूँ, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को अपनाती हूँ, जो कि एक सेलुलर डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है सारे यूकेरियोटिक प्लांट एनिमल सब में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे सेंस एमआरएनए है, ठीक है, सेंस एमआरएनए जो एक्चुअल में ट्रांसलेशन करता है, इसी को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है, साइलेंस कर देता है, खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया, जो निमेटोड है, ठीक है, निमेटोड कौन है, मेलेनोगाइनी इनकॉग्निशिया, उसी के अंदर जो स्पेसिफिक जीन है जो बीमारी कॉज करता है टोबैको प्लांट के रूट में, मैंने उस जीन को निकाल लिया, ठीक है, मैंने उसको क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम टिफिशियन नाम के यहाँ पे बोल सकते हैं वेक्टर का इस्तेमाल करके उसके साथ जोड़ा, और मैंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अपने प्लांट में इसको भेज दिया, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर हुआ। देन क्या होगा कि वो बॉडी के अंदर जाएगा, होस्ट प्लांट के बॉडी में, उसके पास क्या है, उसके पास देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक जीन है, जो डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, सेम प्रोसीजर बनेगा, और इसी की मदद से क्या होगा, पूरा साइलेंसिंग हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से क्या होगा, यहाँ पे साइलेंसिंग कर रहे हैं हम किसका, जो स्पेसिफिक एमआरएनए है, निमेटोड जब एक्चुअल में इन्फेक्शन करेगा तो उसके जो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक एमआरएनए है या फिर सेंस वाले एमआरएनए, उसको हम रोक देंगे, जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, वो बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा, और हमारा पैरासाइट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, बस इतना याद करना। आगे देखते हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन मेडिसिन। अब तक हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे एग्रीकल्चर में था, अब हम देख रहे हैं मेडिसिन में है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड किसकी है, खाने की है, दवा की है, ठीक है, तो दोनों जगह हमने देखा। अब हम दूसरी जगह देखने जा रहे हैं, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन मेडिसिन, किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मेडिसिन बना सकते हैं। द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट जो टेक्नोलॉजी है, हम क्या कर रहे हैं, अपने डिजायरेबल जीन को अपने वेक्टर से जोड़ के इसकी क्लोनिंग
नहीं करा रहे हैं, ठीक है, इसको लार्ज स्केल पे हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हम इसकी मदद से क्या कर रहे हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं सेफ और मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। मैं ऐसी दवाइयाँ बना रही हूँ, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद जो सेफ है और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। थेरेपेटिक ड्रग्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो क्या होती हैं, थेरेपी, या फिर हम बोल सकते हैं किसी बीमारी को ट्रीट करने में, ट्रीट डिसीज, ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, ठीक है। ये क्या करते हैं थेरेपेटिक ड्रग्स, ये किसी बीमारी या किसी थेरेपी के थ्रू हम क्या करते हैं, डिसीज को ठीक करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, इसी को हम क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक ड्रग्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज इन कॉमन इन केस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग्स बना रहे हैं, ऐसी दवाइयाँ बना रहे हैं जिससे हम कई सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं, तो उससे कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल या कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, जो कि कॉमनली आपको कहाँ देखने को मिल रहा था कि आप अगर नॉन ह्यूमन सोर्स से, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इंसुलिन को पहले कहाँ से निकाला जाता है, बोल सकते हैं पिग से निकाला जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे स्लॉटर जो कैटल थे उनसे निकाला जा रहा था, जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज थे। हम तो प्राइमेट हैं, वो तो नॉन प्राइमेट है, तो वहाँ से निकाला जा रहा था। तो दूसरी जगह से निकालने से क्या हो रहा था, बहुत सारी इन्फेक्शन, बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो हम बोल सकते हैं जो बायो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स ड्रग्स होते हैं उनमें कोई भी अनवांटेड रिएक्शन या इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलते, वो बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, ठीक है। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved from the human uses the worldwide. In India, 12 of these are presently being marketed. बोला गया है कि अब तक हमने 30 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे थेरेपेटिक ड्रग्स बनाए हैं, जिनमें से 12 कहाँ हैं, इंडिया में बनी है, उनमें मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। ओवरऑल हमने 30 दवाइयाँ यहाँ पे बोल सकते हैं थेरेपेटिक ड्रग्स किससे बना है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिसमें से 12 जो है इंडिया में इनकी मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, इंडिया में भी बनी है। आगे देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, किस तरीके से हम इंसुलिन को क्या करें, जेनेटिकली इंजीनियर करके बना रहे हैं, मीन्स लैब में बना रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है ये कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, हमारे पैनक्रियाज से, जो क्या करता है, जो ब्लड में जितने भी ग्लूकोज हैं उसको सेल में भेजने का काम करता है। लेकिन अगर इंसुलिन सही से काम ना करे तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, जिसकी वजह से इंसान को डायबिटीज़ हो सकता है। तो हर इंसान जो डायबिटिक पेशेंट है वो चाहता है उसे इंसुलिन मिले, बाहर से मिले, क्योंकि बॉडी में नहीं बना रही तो उसको बाहर से ही चाहिए। तो देखिए क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबली बाय टेकिंग द इंसुलिन एट द रेगुलर टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज है, किसी एडल्ट को, तो हम उसको इंसुलिन देके उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। What would be the diabetic patient do if enough human insulin was not available? अगर सोचिए डायबिटिक पेशेंट को अगर इंसुलिन ना मिले तो क्या होगा। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use of insulin from other animal, ठीक है। अगर आप ये बात को डिस्कस करते तो एक चीज़ रियलाइज करेंगे कि हम क्या करेंगे, अगर इंसुलिन कहीं नहीं मिल रही है, अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे जो एनिमल हैं उनकी बॉडी से इंसुलिन को निकालेंगे, ठीक है, आइसोलेट करेंगे। Would the insulin isolated from the other animal be just as effective as that secreted by human body itself, and would it not the elect and इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी? क्या आप सोच रहे हैं कि जो हम इंसुलिन को दूसरे एनिमल से निकाल रहे हैं, क्या उसका इफेक्ट सेम एज ह्यूमन इंसुलिन की तरह होगा? क्या उससे कोई और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप ह्यूमन सोर्स से निकालेंगे जो सेम है तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, फिर भी हमें इम्यूनोसप्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन रिसोर्स से निकाल रहे हैं, जो हमारे बोल सकते हैं दूर दूर के रिश्तेदार हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं हम तो प्राइमेट है, हम नॉन प्राइमेट की बात करें, वहाँ से निकालते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ इमेजिन इफ द बैक्टीरिया वेयर अवेलेबल दैट कुड मेक द ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। अगर आप सोचिए कि अगर कोई बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन को बनाए तो कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, जो इतना बड़ा सा प्रोसेस है, किसी दूसरे एनिमल को मार के उसके पैनक्रियास से इंसुलिन निकाल के फिर डायबिटिक पेशेंट को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो ये सारा प्रोसीजर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, ये क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर कोई बैक्टीरिया खुद इंसुलिन बनाए लैब में, you can easily grow a large quantity of bacteria and make a much insulin as you need। ये क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है, जितना चाहे उतनी क्वांटिटी में आप बैक्टीरिया को ग्रो कराइए लैब में, उतना आप चाहे इंसुलिन उससे निकाल सकते हैं। थिंक अबाउट वेदर द इंसुलिन कैन ओरली एडमिनिस्टर टू डायबिटिक पेशेंट और नॉट, वाई। आप सोचिए अगर किसी इंसान को इंसुलिन की कमी है, डायबिटिक है, तो क्या वो मुंह के थ्रू ओरली क्या वो इंसुलिन को ले सकता है? नो। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जो हमारा इंसुलिन है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड
हार्मोन है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा जीआईटी सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है, हमारे पेट में हो गया, हमारे बोल सकते हैं पैनक्रियाज में हो गया, यहाँ पे क्या है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। अगर मैं मुंह से कुछ खाऊंगी तो सीधे पहले पेट में जाएगा, देन कहाँ जाएगा, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हुए जाएगा, तो यहाँ बीच रास्ते में ही क्या हो जाएगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हम इसको ओरली नहीं ले सकते इंसुलिन को, क्योंकि ये क्या है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि डाइजेस्ट हो जाएंगे किसके थ्रू, हम बोल सकते हैं डाइजेस्टेड बाई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है। हम इसको ओरली इसलिए नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमारे जीआईटी ट्रैक में, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ही क्या है, ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है बीच बीच में प्रेजेंट है कि हम मुंह से लिए वो पूरा पैनक्रियाज तक पहुंच ही नहीं पाया और बीच में ही डाइजेस्ट हो गया, तो हम इसे ओरली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इंसुलिन यूज्ड फॉर द डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर कैटल एंड पिग, ठीक है। जब पहले इंसुलिन की जब कमी हुई किसी इंसान में तो उसने क्या किया, इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट थे उन्होंने इंसुलिन को कहाँ से निकालना शुरू किया, पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर एनिमल्स, ठीक है, जो गाय भैंस ये सब बोल सकते हैं, जो पिग वगैरह है उनसे निकालना, इस्तेमाल उनको मार के उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन को निकाल कर इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो cause some patient to develop allergy or other type of reaction to a foreign protein, ठीक है। जो इंसुलिन निकाल रहे थे हम दूसरे जानवरों से ना, उससे क्या हुआ, कुछ पेशेंट में देखने को मिला कि उसके अंदर एलर्जी आ रही है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हो रहे हैं जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ठीक है, कि जो ये हम ले रहे हैं जो इंसुलिन, ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है बॉडी के लिए, तो उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए। Insulin consists of two short polypeptide chain A and chain B that are linked together by disulfide bond या link, ठीक है, ब्रिज बोल सकते हैं। जो इंसुलिन है इनके पास क्या होता है, मैच्योर इंसुलिन की बात हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मैच्योर इंसुलिन की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें आपको दो छोटे छोटे शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलते हैं, एक चेन ए है, दूसरा चेन बी है, और एक दूसरे से ये चेन ए और ये चेन बी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसकी मदद से, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डाइसल्फाइड, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज की मदद से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ए हो गया ये भी, तो यहाँ पे देखिए डाइसल्फाइड, यहाँ पे लिंकेज की मदद से क्या हुए हैं, ये दोनों ही चेन क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। और आप देखेंगे चेन ए में भी क्या है, बीच बीच में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड खुद में, ठीक है, देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीन, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं ह्यूमन को लेकर, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन लाइक अ प्रो एंजाइम, द प्रो हार्मोन आल्सो नीड टू प्रोसेस बिफोर इट फुल्ली mature and functional hormone which contain a extra stretch called the C peptide। अगर हम बात करते हैं इंसानों में या फिर मैमल्स की बात करते हैं तो इंसुलिन जो है ये प्रो हार्मोन की तरह पहले बनता है, इसको पहले आपको प्रोसेस्ड करना पड़ेगा, देन ये मैच्योर होगा। प्रो हार्मोन का मतलब है कि जो इमेच्योर टाइप का है, जिसे मैच्योर होने की ज़रूरत है। जो प्रो हार्मोन है वो कैसा है, इमेच्योर टाइप का है या प्रो एंजाइम है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बोल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड है, सी वाला स्ट्रेच है, जो इसको हम रिमूव करते हैं प्रोसेस्ड के फॉर्म में। जब हमारा मैच्योर इंसुलिन बनता है तो उसमें चेन ए और चेन बी होते हैं। जैसे एक बार यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि जो हमारा प्रो इंसुलिन है, जो हमारा प्रो एंजाइम है या बोल सकते हैं प्रो हार्मोन है, यहाँ पे आपको ए वाला भी चेन दिख रहा है, बी वाला भी चेन दिख रहा है और सी वाला भी चेन दिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा इंसुलिन है अभी इमेच्योर है, इसको प्रोसेस्ड होने के लिए हमको भेजना पड़ेगा, ठीक है, इसको प्रोसेस्ड करना पड़ेगा। जब प्रोसेस्ड करेंगे तो जो ये सी वाला चेन है ना, ये रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्री सी पेप्टाइड, यहाँ पे जो सी वाला जो चेन था वो रिमूव हो गया। अब देखिए जो ए और बी है, यही क्या है, एक्चुअल में यही इंसुलिन के पार्ट रहते हैं, ए और बी। उनके बीच में देखिए डाइसल्फाइड लिंकेज आपको देखने को मिलेगा, ए और बी के बीच में इस तरीके से देखिए। और यहाँ पे ए वाला जो पेप्टाइड चेन है वहाँ पे भी आपको इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा जो हमारा इंसुलिन है उसमें क्या होता है, जब इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन से उसको इंसुलिन बनने में मैचुरेशन होना पड़ता है। जो प्रो इंसुलिन है उनके पास 3 चेन है, चेन ए बी एंड सी। जो सी है वो एक्स्ट्रा है, वो इमेच्योर दिखा रहा है, इसीलिए हमारा जो इंसुलिन है वो कैसा है, प्रो इंसुलिन है। देन जब वो प्रोसेस्ड होता है, जब मेच्योर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, चेन ए और बी को ही देखते हैं अपने मेच्योर इंसुलिन में। जैसे ए और बी पहले से, और सी वाला क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन, इज रिमूव ड्यूरिंग द मैचुरेशन इनटू द इंसुलिन। जो सी पेप्टाइड है जो हमारे इमेच्योर वाले या प्रो इंसुलिन में देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है, ये रिमूव्ड हो जाता है कब कब, मेच्योर इंसुलिन में, ठीक है। इसको मैचुरेशन के टाइम क्या करते हैं, जो सी पेप्टाइड वाला चेन उसको हम रिमूव कर देते हैं, जो हमारा प्रो इंसुलिन था वो मेच्योर इंसुलिन में बदल गया, ठीक है। The main challenge for production of the insulin causing the recombinant DNA technique was getting insulin assembled into the mature form, ठीक है। मेन चैलेंजेस ये आया कि डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ते हैं, डिमांड तो बहुत हाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इंसुलिन को लैब में बनाएं, ठीक है। तो हमको जो मेन चैलेंजेस कब देखने को मिला कि जब हमको इंसुलिन को बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। अब देखते हैं वो भी मेच्योर फॉर्म में, ठीक है। मेच्योर फॉर्म में तो दो ही यहाँ पे चेन होगा, चेन ए एंड चेन बी, क्योंकि सी वाले के तो कोई काम नहीं है, वो तो कब प्रेजेंट है, जब प्रो इंसुलिन है, जब इमेच्योर वाला इंसुलिन है, ठीक है। इन 1983 इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन अ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन, ठीक है। 1983 जब इंडिया ने वर्ल्ड कप पहली बार जीता तब की कहानी है। तब आपको याद होगा कि इन 1983 इली लिली कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 DNA के सीक्वेंसेस लिए, एक चेन ए का, दूसरा चेन बी का, ठीक है। उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से अपने, देखिए यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे मैं यहाँ बनाती हूँ, यहाँ पे एक ई कोलाई है, दूसरी ई कोलाई ये, ठीक है। हमने क्या किया, मतलब इली लिली कंपनी ने ऐसा किया, सॉरी मैंने नहीं, यहाँ पे उसने क्या किया, ए चेन, ये क्या है हमारे ए चेन का यहाँ पे बोल सकते हैं डीएनए है, ये बी चेन का है, ठीक है। उसको क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से वेक्टर में इस तरीके से जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर में इस तरीके से इसको जोड़ा, ठीक है, बी चेन इसको जोड़ा, और फिर कहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया ई कोलाई के अंदर, ठीक है। वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से सब हो रहा है कि अब ये जो ई कोलाई है, ये जब ये क्लोनिंग करेंगे, जब अपने आप को डिवाइड करेंगे, तो ढेर सारे ये क्या बनाएंगे, एक बनाएगा ए चेन और दूसरी वाली क्या बनाएगी यहाँ पे बी चेन, ठीक है। क्या किया हमने, अलग अलग से जो ए चेन बनाने वाली, जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ए चेन बनाने वाली यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं, हमने उसको वेक्टर की मदद से जोड़ के, वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है, क्योंकि हम बैक्टीरिया में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है, उसमें जोड़ के हमने एक ई कोलाई को ग्रुप के दे दिया, और दूसरे ग्रुप में हम दूसरे ई कोलाई के अंदर बी चेन वाले जो डीएनए के सीक्वेंस है उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ के दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि इस ई कोलाई वाले से क्या मिलेगा, आपको ए चेन मिलेगा, और इस ई कोलाई वाले से आपको क्या मिलेगा, बी चेन मिलेगा, ठीक है। अलग अलग, सेपरेटली अलग अलग, ठीक है। Chain A and chain B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bond to form a human insulin। बोला गया है कि जो चेन A है, चेन B है, ये क्या है, सेपरेटेड, अलग अलग करके ये क्या हो रहे हैं, हमारे ई कोलाई से बन रहे हैं, हम उन्हें निकाल रहे हैं। जब हम उन्हें निकाल रहे हैं तो उनको किस तरीके से जोड़ रहे हैं, हम डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन बना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा प्रो इंसुलिन था, वहाँ पे ए और बी के बीच में पहले से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट थे, बट एक्स्ट्रा सी वाला था, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन कैसा था, प्रो इंसुलिन था, जो कि हम बोल सकते थे प्रो हार्मोन था। लेकिन इसे जब मैचुरेशन हुआ, जब प्रोसेस होने गया, तो सी वाला तो फ्रीली निकल गया, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए मैच्योर इंसुलिन। तो वहाँ पे क्या था, ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड थे। 1983 में इली लिली नाम की कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने सोचा कि अगर मैं चेन ए वाले के डीएनए और चेन बी वाले के डीएनए को क्या कर रही हूँ, प्लाज्मिड के साथ जोड़ के ई कोलाई के अंदर डालें, ठीक है। इसको हम लार्ज स्केल में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ चेन ए निकलेगा, एक तरफ चेन बी निकलेगा, फिर जब हम उसे बाहर निकालें और इसको डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दें, बॉन्ड से जोड़ दें, तो इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मैच्योर इंसुलिन तो मिल जाएगा, और ये डायबिटीज पेशेंट को हम ईजिली दे सकते हैं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसी यहाँ पे नॉन ह्यूमन रिसोर्स से तो ले नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे हम ह्यूमन से ऐसे ले रहे हैं जिसके पास एक्चुअल में ये इंसुलिन बन रहा है। तो हमने उसके डीएनए के सीक्वेंसेस को लाए, चेन ए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, चेन बी को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे मॉलिक्यूल बना लिया उसकी मदद से। देन इसको हमने क्या किया, ई कोलाई में इंसर्ट किया, तो एक तरफ चेन ए बन रहा है, दूसरी तरफ चेन बी बन रहा है। सेपरेटली हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं चेन ए और चेन बी को, और इसको हम क्या करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको जोड़ के मैच्योर इंसुलिन बना लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी में क्या हो रहा है कि कोई ऐसा जीन है जो डिफेक्टेड है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो अपने माँ बाप से ऐसे जीन को कैरी कर रहा है जो डिफेक्टेड है, जो वो जीन काम ही नहीं कर रहा बच्चे में। तो क्या डिफेक्टेड जीन है, जेनेटिक डिसऑर्डर में हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी को सही कर सकते हैं, ठीक है।
इफ़ अ पर्सन बॉर्न विद अ हेरिडेटरी डिसीज, अगर कोई इंसान ऐसे पैदा हुआ है कि उसके अंदर कोई ऐसे हेरिडेटरी डिसीजेज हैं, मतलब ऐसी बीमारी को कैरी कर रहा है कि जो उनके माता पिता से उसके बॉडी में आ गया है, ठीक है। कैन करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर अ सच डिसीज, ठीक है। बोला गया है कि हम उसके लिए करेक्शन करने के लिए कुछ थेरेपी लेंगे, कुछ ट्रीटमेंट लेंगे ताकि उस बीमारी को सही कर सकें, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज द अटेम्प्ट टू दिस, ठीक है। हम जीन थेरेपी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे में जो आया है बीमारी अपने माता पिता से, जो उसके जेनेटिक डिसऑर्डर में आया है, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो जीन गलत है, डिफेक्टिव है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। किसकी मदद से, जीन थेरेपी की मदद से। जीन थेरेपी होता क्या है, देखिए, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ अ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बिन डायग्नोस्ड इन द चाइल्ड और एम्ब्रियो, ठीक है। जीन थेरेपी क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ मेथड होता है, कोई एक मेथड नहीं, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, जो डिफेक्टेड जीन जो बच्चे में आ चुके हैं माता पिता से, उसको सही किया जाता है, उसको डायग्नोसिस किया जाता है, उसको सही किया जाता है। हियर जीन आर इंसर्टेड इनटू द पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिसीज। इसमें हम क्या करते हैं, जो डिफेक्टेड जीन है उसको निकालते हैं और जो अच्छे वाले जीन होंगे, जो करेक्टिव जीन होंगे, उसको हम क्या करते हैं, उसके सेल या टिश्यू में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ द जेनेटिक defect involve the delivery of normal gene into the individual or the embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। बोला गया है कि हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे डिफेक्टेड जीन है, जो यहाँ पे जीन थेरेपी हो रही है डिफेक्टेड जीन को सही करने के लिए, तो हम जो जेनेटिक डिफेक्ट हुआ है, ठीक है, जो ऐसे जीन खराब आ चुके हैं जो आगे काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अंदर जिनको प्रॉब्लम है, जिनके अंदर डिफेक्टिव जीन आ चुके हैं, हम उनको अंदर क्या करते हैं, जो नॉर्मल जीन है उनको क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल को या उस एम्ब्रियो को देते हैं ताकि जो नॉन फंक्शनल जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, उसको हटाएं और अपने फंक्शनल जीन को, जो हमने करेक्टिव जीन दिया है, वो सच में जाके वहां पे काम करें, ठीक है। अब देखते हैं, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद द एडीए डिफिशियंसी दैट इज एडेनोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी, ठीक है। पहली बार जो जीन थेरेपी क्लिनिकली दी गई, कब दी गई, 1990 में, 1990 में। किसको दी गई, 4 साल की छोटी सी लड़की को दी गई। किस वजह से दी गई, क्योंकि उसको क्या थी, एडीए डिफिशियंसी थी, एडेनोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं यहाँ पे बताती हूँ। वो जो लड़की थी, 4 साल की जो बच्ची थी, उसके अंदर यहाँ पे जो एडीए का मतलब क्या है, एडिनोसिन डीअमीनेज, ठीक है। जो एडेनोसिन डीअमीनेज नाम का जो जीन होता है, ये क्या करता है, एंजाइम बनाता है। पहले देखिए एक्चुअल में इस जीन का काम क्या है, ठीक है। ये क्या करता है, एडेनोसिन डीअमीनेज जो होता है, ये एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है ये जीन, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम वर्क प्रॉपरली, ठीक है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सही से वर्क करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम के काम के लिए। क्यों, जो हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट सेल होते हैं, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके बोल सकते हैं प्रो लाइफ्रेशन के लिए हेल्पफुल है, मतलब कि जो लिम्फोसाइट है उनका डेवलपमेंट होना, किस तरीके से मैच्योर हो रहा है, कैसे वर्क करेगा, उस पर डिपेंड करता है। कौन, एडीए जीन। जो एडीए जीन होता है, इसका मेन काम क्या है कि वो एंजाइम बनाता है। एडीए जीन क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत सारे लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, ठीक है, जिनका काम होता है डिफेंस प्रोवाइड करना। तो जो लिम्फोसाइट है वो पूरी तरीके से प्रोलाइफरेट कर सके, मीन्स पूरी तरीके से डेवलप हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, एडीए जीन की ज़रूरत होती है। तो क्या हुआ, 4 साल की जो लड़की थी, इसको क्या था, एडीए जीन की ही डिफिशियंसी थी, कमी थी। अब कमी है तो इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब होगा, ठीक है। थोड़ा सा भी कहीं से भी पैथोजन आया, कहीं से भी कोई पैरासाइट आया, वो तुरंत के तुरंत इन्फेक्ट हो जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो जो उसकी बॉडी में क्या था, जो एडीए जीन था, ठीक है, इसी की कमी है। देखिए यहाँ पे 4 साल की जो लड़की है, जब 1990 में उसके अंदर जीन थेरेपी की गई, तो उसको किस चीज़ की कमी थी, एडीए डिफिशियंसी थी, मीन्स एडेनोसिन डीअमीनेज नाम की जो जीन थी, जो एंजाइम बनाती थी, और ये एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल था इम्यून सिस्टम के लिए प्रॉपरली वर्क करने के लिए, वो था ही नहीं, तो इसको इसकी कमी थी। अब इस कमी को सही करने के लिए बहुत सारे मेथड्स दिए गए एनसीईआरटी में।
जैसे कि हम इसको सही कर सकते हैं इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम इंजेक्शन के थ्रू जो फंक्शनल यहाँ पे एडीए जीन होंगे उनको देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम उसको एक बार इंजेक्शन लगा दिए तो हमेशा जीवन भर के लिए वो मुक्त हो जाए, नहीं, उसको बार बार देना पड़ेगा और ये परमानेंट क्योर भी नहीं है, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, या तो हम ये कर सकते हैं कि उसका जो ब्लड है उसके सैंपल को उठाऊँ, मैं लाऊँ लैब में, उस पर क्या करूँ, कल्चर करूँ, ठीक है। उसके ब्लड में उसका मैं 100 ml ब्लड निकालूंगी तो क्या पता 5-6 लिम्फोसाइट वहाँ देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि जब ये जीन ही नहीं है तो लिम्फोसाइट सही से काम ही नहीं कर रहा, तो लिम्फोसाइट तो मर जा रहा है और इम्यून सिस्टम इसी वजह से कम हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके ब्लड को सैंपल को लाएंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ब्लड सैंपल को लाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। उसके ब्लड सैंपल को इस तरीके से लाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बाहर से हम यहाँ पे बाहर से फंक्शनल बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बाहर से फंक्शनल यहाँ पे एडीए जीन देंगे। फंक्शनल एडीए जीन को कैसे देंगे, हम यहाँ पे वैसे भी एनिमल में हो रहा है तो बायोटेक्नोलॉजी की मेथड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शनल एडीए जीन मैंने किसी नॉर्मल पर्सन से उठाया ये जीन, इसको हमने क्या किया, अपने वेक्टर के साथ जोड़ दिया। हमारा यहाँ जो वेक्टर होगा वो कौन होगा, रेट्रोवायरस होगा, दैट इज रेट्रोवायरस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एडीए जीन है इसको अपने वेक्टर के साथ जोड़ दिया रेट्रोवायरस से, ये हमारा क्या है, एडीए जीन, ठीक है। ये हमारा एडीए जीन है, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, सी डीएनए बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलेंगे। देन हम इसको क्या करेंगे, इसको उठा के जितने भी उसके ब्लड के यहाँ पे सेल्स हैं उसके अंदर भेज देंगे। ये क्या है, ये हमारे फंक्शनल, ये मैं बोल सकती हूँ ये हमारे फंक्शनल एडीए जीन है, ठीक है। जिसको हमने कहाँ इंसर्ट कर दिया, लिम्फोसाइट में इंसर्ट कर दिया। लेकिन ये बार बार करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो सेल है ना, ये बोल सकते हैं मॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, ये क्या है, दिस आर इमॉर्टल सेल, ठीक है। इनकी मृत्यु होगी ही होगी, फिर से बॉडी में क्या होगा, लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी। तो इसको कैसे क्योर किया जाए, ठीक है। या तो ये पहला स्टेप कर सकते हैं हम, उसको क्या कर सकते हैं, इंजाइम जो यहाँ पे हम फंक्शनल एडीए जीन है उसको इंजेक्शन के थ्रू दे दे, इससे भी परमानेंट क्योर नहीं हुआ, ठीक है। या तो हम क्या करें, ब्लड सैंपल में उसके लिम्फोसाइट को कलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिफेक्टिव यहाँ पे ब्लड सैंपल लेके आए हैं, ठीक है। जिसको बीमारी है उसके ब्लड सैंपल में हमने क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट किया और हमने बाहर से फंक्शनल एडीए जीन को अपने यहाँ पे रेट्रोवायरस से क्या किया, उसको जोड़ के बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे बोल सकते हैं मॉलिक्यूल बना लिया। देन उसको लिम्फोसाइट के सेल में इंसर्ट करके दोबारा से उसको ये दे दिया गया। इससे भी परमानेंट क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो ये सेल हैं, ब्लड सेल हैं, ये कैसे हैं, ये बोल सकते हैं इमॉर्टल हैं, अमर नहीं है, ठीक है। ये दोबारा से फिर करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप हमने ये किया कि हमने जो बोन मैरो के सेल थे, ठीक है, जो बोन मैरो है इस तरीके से, उसके पास क्या होते हैं, कुछ स्टेम सेल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्टेम सेल, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं ये ढेर सारे यहाँ पे क्या है, स्टेम सेल है जो हर टाइप के ब्लड सेल बनाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। या तो मैं यहीं पे ही क्या कर सकूँ, यहाँ पे ही मैं फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल एडीए जीन यहाँ पे मैं दे दूँ, ताकि यहीं से क्या हो सके, बोन मैरो में ही, यहीं से क्या हो सके, यहाँ बोन मैरो में ही यहीं से एक्चुअली क्या निकलने लगे, एडीए जीन यहाँ पे दे दूँ, यहीं से हमारा फंक्शनल लिम्फोसाइट बनने लगे। या तो ये हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें क्योरेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, अगर उसको डिटेक्ट कर लिए हमने एम्ब्रॉनिक स्टेज में, ठीक है, अर्ली एम्ब्रॉनिक स्टेज में अगर मैंने उसको डिटेक्ट कर लिया कि बच्चे के अंदर ये क्या है, जीन गायब है, जो एडीए जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम को वर्क करने के लिए, यही गायब है, तो इसको सही करने का बस एक तरीका है कि आप अर्ली एम्ब्रॉनिक स्टेज में ही उसके बोन मैरो में ही क्या करें, आप ये फंक्शनल एडीए जीन डाल दें, ताकि जब बच्चा पेट में या मीन्स यूट्रस में ही है तभी उसको ये ले ले और उसके अंदर जो ये डिफेक्ट है वो वहीं पे सही कर दिया जाए, ताकि जब वो एडल्ट हो तो वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो इसको सिर्फ और सिर्फ परमानेंट क्योर तब किया जाएगा जब वो अर्ली एम्ब्रॉनिक स्टेज में होगा, जब हम उसको उसके बोन मैरो में हम क्या कर सके, पहले से ही फंक्शनल एडीए जीन को इंजेक्ट कर दे, डाल दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पहली बार क्लिनिकल यहाँ पे बोल सकते हैं जीन थेरेपी की गई 4 साल की बच्ची में की गई है, 1990 में की गई है। उसको क्या कमी थी, उसको एडीए नाम का जो जीन था, बोल सकते हैं एडिनोसिन डी अमीनेज नाम का जो जीन था जो इंजाइम बनाता था, ठीक है। और ये इंजाइम रिस्पॉन्सिबल था इम्यून सिस्टम के लिए, क्यों, क्योंकि जो लिम्फोसाइट है उनका जो पूरी तरीके से मैचुरेशन किस तरीके से फंक्शन करना वो डिसाइड भी करता था, ठीक है। तो अब इसको कमी है, तो अब इसके अंदर ये क्या होगा, जो उसका लिम्फोसाइट होगा वो सही से मैच्योर नहीं हो पा रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, इसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो गया, ठीक है। अब उसको सही करने के लिए देखिए, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये जो एंजाइम है, जो एडीए जीन है, वो एंजाइम बनाता है और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम को सच में वर्क करने के लिए।
द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलेक्टेशन ऑफ द जीन ऑफ द एडेनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, ये बीमारी इस लड़की में क्यों आई? क्योंकि उसके अंदर जो एडीए जीन था उसका क्या हो गया, डिलेक्टेशन हो गया, वो जीन ही गायब हो गई है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एडीए जीन नहीं है, और जब एडीए जीन नहीं है तो एडीए इंजाइम नहीं बन पा रहा है, और जब इंजाइम नहीं बन पा रहा तो उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, तो वीक हो गया। तो ये जो बीमारी हो रही है इस बच्चे के अंदर क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे जो ये जीन है, एडीए जीन बोल सकते हैं, एडेनोसिन डीएमिनेज जीन क्या है, वो डिलीट है, प्रेजेंट ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इन सब चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर बाय। देखिए बहुत सारे बच्चों में एडीए की डिफिशियंसी क्योर किया जाता है किसकी मदद से? पहला यहाँ पे लिखते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, पहला क्या होगा, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दे इस तरीके से। देखिए इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होगा कि आपने ऐसा बोन मैरो डाल दिया उसकी बॉडी में जो कि फंक्शनल एडीए जीन को कैरी कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होगा कि आप उस पेशेंट को फंक्शनल एडीए जीन को इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे। किसमें? एंजाइम, पहला ये हो गया, दूसरा ये वाला एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में। देखिए इन विच द फंक्शन एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। ठीक है, किसमें हो रहा है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में आप पेशेंट को फंक्शनल एडीए जीन को इंजेक्शंस के फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, पहला आपने क्या किया कि आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा दिया जिसके अंदर एडीए जीन की कमी है, आपने उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में आपने फंक्शनल बोन मैरो डाल के दे दिया उसको। ठीक है, ठीक करने के लिए। दूसरा आपने क्या किया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें आपने क्या किया कि आपने फंक्शनल एडीए जीन को नॉर्मल पर्सन से निकाला और उसको इंजेक्शन के फॉर्म में पेशेंट को दे दिया। ठीक है, बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। बट प्रॉब्लम ये थी कि दोनों अप्रोच तो सही थे, ठीक है, कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखा रहे थे, बट ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं थे, ये जीवन भर के लिए सही नहीं हो सकते थे। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जीन थेरेपी, हमारा पहला कदम बढ़ा कहाँ, जीन थेरेपी की तरफ। लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। क्या किया गया, पहला बार जब जीन थेरेपी हुआ तो हमने उस पेशेंट, जो पेशेंट था जिसके अंदर एडीए जीन था ही नहीं, हमने क्या किया, उसके ब्लड को सैंपल उठाया, तो 3, 4, 5 जितने भी लिम्फोसाइट मिले हमने उसको ग्रोन कराया, कहाँ पे, अपने लैब में ग्रोन कराया। ठीक है, a functional ADA cDNA using the retroviral vector is then introduced in these lymphocytes which are subsequently returned to the patient। फिर हमने क्या किया, जो हमने लिम्फोसाइट यहाँ पे बाहर ग्रोन कराए हैं, देखिए इस जो लिम्फोसाइट को हमने पेशेंट के बॉडी से लेके ग्रोन कराए हैं, फिर हमने क्या किया, इसको रेट्रोवायरस, जो हमने वेक्टर इस्तेमाल किया रेट्रोवायरस, क्योंकि हम एनिमल में कर रहे हैं तो हमने रेट्रोवायरस की मदद से हमने फंक्शनल एडीए जीन को इससे क्या किया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना के फिर इन लिम्फोसाइट के अंदर हमने इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस करा दिया, और देन फिर दोबारा से इस ब्लड को फिर से हमने क्या किया, उस पेशेंट के अंदर डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल एडीए या cDNA है, हमने रेट्रोवायरस की मदद से उसके अंदर लिम्फोसाइट डाले, जो फंक्शनल एडीए जीन है उसके हमने लिम्फोसाइट के अंदर डाले, एंड देन इसको उठा के फिर से दोबारा पेशेंट को दे दिया। ठीक है, However, as these cells are not immortal, the patient require periodic infusion of a such genetically engineered lymphocyte। फिर भी यहाँ पे भी सक्सेसफुली ये बीमारी नहीं सही हुई। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है, जो लिम्फोसाइट निकले हैं ब्लड में, ये बोल सकते अमर नहीं है, ये इमॉर्टल नहीं है। ठीक है, अब हमको फिर से बार बार इसी तरीके से यही प्रोसीजर अपना के फिर से बार बार हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को इस तरीके से बना के पेशेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा प्योरली क्योर नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरीके से परमानेंट क्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लड को निकाल रहे हैं, उसको कल्चर कर रहे हैं, उसको ग्रोन कर रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन एडीए जीन को, किसी हेल्दी पर्सन से हमने फंक्शन एडीए जीन उठाया, वेक्टर में जोड़ा, एंड देन इंट्रोड्यूस कर दिया, और दोबारा से ये ब्लड उठा के पेशेंट में डाल दिया। लेकिन ये जो ब्लड है, ब्लड के सेल हैं, हम जानते हैं कि हमेशा ऐसे तो जिंदा नहीं रहेंगे, एक टाइम बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको ये ऐसा करने के लिए, हमें इस पेशेंट को जिंदा रखने के लिए या तो मुझे ये बार बार जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट बार बार डालना पड़ेगा, ताकि वो थोड़े टाइम तक वो जिंदा रहे, क्योंकि इनके अंदर इतनी डिफिशियंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम की इतनी कमजोरी होती है, इनको थोड़ा सा भी किसी पैथोजन ने अटैक किया तो इनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सेल होंगे इमॉर्टल नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार इस तरीके का इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट चाहिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट चाहिए। हाउएवर, इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो producing ADA is introduced into the cell at the early embryonic stage, it could be the permanent क्योर। बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं परमानेंट क्योर करना, तो अगर आप जान जाए कि जो यूट्रस में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर सच में जीन की प्रॉब्लम है, जीन डिफिशियंसी है, इस एडीए जीन की डिफिशियंसी है, तो हम उसको उसी समय एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही करेक्ट कर सकते ताकि वो परमानेंट क्योर हो सके इस बीमारी का। तो हम क्या करेंगे, हम इस जीन को, जो एडीए डिफिशियंसी है, ठीक है, जो हम क्या करेंगे, एडीए जीन, जो फंक्शनल एडीए जीन है, इसको उठाएंगे और इसको बोन मैरो के सेल में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ताकि ये आगे चल के फंक्शनल एडीए जीन बनाए और फिर
अपनी एंजाइम बनाए एंड देन ये रिस्पॉन्सिबल हो जाए। तो इसको अगर परमानेंट क्योर करना है तो आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रिकॉग्नाइज कर लेना है, पता लगा लेना है कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जीन थेरेपी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस हैं, मेथड है। इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है स्किड, SCID। स्किड का मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, स्किड शब्द भी आया तो इसका मतलब क्या है, जीन थेरेपी से ही है, क्योंकि जीन की कमी हो रही है वहाँ पे। स्किड का मतलब क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, जीन थेरेपी में एक ही प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी पेशेंट के अंदर जो जीन गायब हो चुका है, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, जीन थेरेपी पहली बार कब हुआ था, 1990 में हुआ था। 4 साल की छोटी सी बच्ची जिसके अंदर एडीए की डिफिशियंसी थी। इस जीन की, एडीए क्या है, एडेनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, ये जो जीन होता है एंजाइम बनाता है जो कि लिम्फोसाइट वगैरह को क्या करता है, मैचुरेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे जो 4 साल की बच्ची थी उसके अंदर क्या हुआ, एडीए नाम की जीन की ही कमी हो गई। अगर ये जीन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो प्रॉपर्ली उसका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो उसकी बॉडी में हम बोल सकते हैं कि ये जो एडीए जीन था ये क्या था, डिलीट था ही नहीं, गायब था। ठीक है, जिसकी वजह से उसको डिफिशियंसी हो रही थी और उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3-4 अप्रोच बताए गए हैं। पहला क्या था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, कुछ लोगों में कुछ ऐसे बच्चे थे, पेशेंट थे, जिनके अंदर हम क्या करते थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर देते थे। बोन मैरो में क्या था, हमारा फंक्शनल एडीए जीन था। ठीक है, इसको दे दिया जाता था बच्चों में, लेकिन ये क्या था, परमानेंट क्योर नहीं था। फिर दूसरा क्या करते थे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते थे। हम क्या करते थे, फंक्शनल एडीए जीन को इंजेक्शन के फॉर्म में दे देते थे, लेकिन ये भी क्या था, ये परमानेंट क्योर नहीं था। ठीक है, देन हमने पहला स्टेप उठाया जीन थेरेपी से। ठीक है, हमने क्या किया, पेशेंट के कुछ ब्लड को उठाया, निकाला और उसके लिम्फोसाइट को ग्रोन कराया। कहाँ पे, हमने लैबोरेटरी में। देन हमने क्या किया, जो फंक्शनल एडीए जीन है, जो हमने हेल्दी पर्सन से निकाल कर फंक्शनल एडीए जीन है, उसको क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से वेक्टर से जोड़ा, जो कि रिट्रोवायरस है। ठीक है, यहाँ पे cDNA बनाया एंड देन दोबारा से उस लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और वो जो ब्लड निकाले थे एज अ सैंपल, अब फिर दोबारा से उस पेशेंट को दे दिया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लड सेल होते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहते हैं, तो ये जो ब्लड सेल हैं ये क्या होंगे, एक समय बाद खत्म हो जाएंगे। ये हमेशा अमर तो है नहीं, तो हमको बार बार ये मेथड अपनाना पड़ेगा ताकि पेशेंट सही रहे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बनाए हैं जीन थेरेपी से, ये बार बार हमको देना पड़ेगा पेशेंट को। ठीक है, बार बार ये मेथड अपनाना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये परमानेंट क्योर हो जाए ये बीमारी, तो अगर आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डायग्नोसिस कर सकते हैं कि बच्चे को ये जीन वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसी समय आप क्या कर सकते हैं, उसके बोन मैरो में, ठीक है, उसके बोन मैरो में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म वाला या फिर बोल सकते हैं जो फंक्शनल जीन है, वहीं पे अगर मैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूँ उस जीन को, क्या करूँ, वहीं पे आइसोलेट करके वहीं से मैंने क्या किया, अगर मान लीजिए एडीए जीन की कमी है, ठीक है, और बच्चा क्या है, अपने माँ के यूट्रस में है। ठीक है, उस समय अगर मैंने पहले से ही मैं जान गई कि वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो उस समय मैं क्या करूँगी, जो फंक्शनल एडीए जीन है उसको उठाऊंगी, आइसोलेट करूँगी और जो बोन मैरो के सेल हैं उनमें डाल दूंगी, ताकि जो बोन मैरो आगे चल के एडीए जीन को बनाए और जो प्रॉपर्ली क्या है, परमानेंट क्योर है। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।